बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों को एक्सपर्ट्स की पूरी टीम एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से आज ईद का तीसरा दिन, ईद मुबारक। नाज़रीन, मुल्क भर में ईद की रौनकें रहीं, हमने देखा हर चेहरा खिला हुआ भी नज़र आया। लेकिन दूसरी तरफ आज कोई आम दिन नहीं है, खुशी दोहरी है। एक तरफ मीठी ईद है तो दूसरी तरफ 23 मार्च यौम पाकिस्तान का तारीखी दिन है। मगर ओवरऑल अगर दुनिया की सिचुएशन देखी जाए तो आज की ही तारीख में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया जंग की लपेट में है। मशरिक़ वुस्ता की जंग शिद्दत इख्तियार करती नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को बड़ा डील मेकर समझते हैं, अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने ईरान को 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम दिया, जिस पर ईरान ने भी दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले किए गए तो दुनिया की मौशी शहरत को हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। ईरान के सख्त स्टैंड ने व्हाइट हाउस समेत दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम का वक्त पूरा होने से पहले एक बड़ा यू टर्न लिया, बैक फुट पर चले गए। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि गुज़श्ता 2 दिन में ईरान से मुस्बत बातचीत हुई है, उसके लिए हमले 5 दिन के लिए मुलतवी कर रहे हैं। मगर ईरानी हुकाम ने बातचीत के दावों को मुस्तरद किया है, क्योंकि साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा और साबिक CIA चीफ वो भी ये कह रहे हैं कि ईरान जंग पर ट्रंप के पास कोई ठोस प्लान नहीं था, सिर्फ ख्याली पुलाव है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के ख़तरे पर ट्रंप ने कोई होमवर्क नहीं किया। अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनकी हालत ये है कि आगे कुआं और पीछे खाई। और अभी कुछ ही देर पहले जब ट्रंप बात कर रहे थे तो उन्होंने फिर जोर दिया कि ईरान डील चाहता है, बातचीत चल रही है, 15 निकात हैं जिन पर हमारी बात चल रही है ईरानी हुकाम से। वो ये भी कह रहे हैं कि इसराइल से भी इस ताज़ा पेशरफ्त पर बात हुई है और इसराइल भी इस हवाले से काफ़ी खुश है। उनका ये भी कहना है कि अगर ये बातचीत मुस्बत होती है तो ये ईरान और ख़ित्ते के लिए एक अच्छा आगाज़ होगा। इसी तमाम तर मामले से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल पैनल में शामिल है आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, खालिद क़य्यूम साहब और शाहिद अमीर साहब। आप सबको खुश आमदीद और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक भी। आमिर साहब, चूँकि ज़ाहिर है ईद का तीसरा दिन है, 23 मार्च भी है, साथ ही जो हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर कि दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट जो जंग जारी है, आपके ख्याल में ये जो ट्रंप का यू टर्न है मजबूरी है या इसको दिफाई हिकमत अमली कहना चाहिए? और अभी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि ईरानी हुकाम से बातचीत चल रही है। आमिर साहब जी बिल्कुल, देखें ये एक बड़ा ही हिस्टोरिक काम है इस सेंस में कि जहां हमारा यौम पाकिस्तान है, दुनिया भर से मैसेजेस भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में जब ट्रंप बात कर रहे हैं तो आपने देखा है कि पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इनके नाम आ रहे हैं। ये मैं मोबाइल पे भी मैसेज देख रहा था इसी बुनियाद पे कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं दुनिया सरारिया में। एक तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान में कोई चीज़ अच्छी नज़र नहीं आती, बावजूद इसके कि हमने इंडिया से जंग जीती। पूरी दुनिया हमारी दिफाई सलाहियत की बुनियाद पे दोबारा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश में। सऊदी अरब के साथ तो हमारा मुआहदा हो ही चुका है। तो ऐसे में मुस्लिम दुनिया में जब जून में इसराइल ने पिछले साल हमला किया ईरान पे, तो वहाँ से उसके बाद तशक्कुर की करारदाद पाकिस्तान के लिए आई और एक नए ताल्लुकात की सिमत का आगाज़ हुआ। और उसमें उसके बाद पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने भी मुआहदा किया। अब हम मुसलसल खित्ते में खामोशी के साथ पाकिस्तान की वजारत खारजा इसहाक डार की क़यादत में आप समझ लें, शहबाज शरीफ की क़यादत में समझ लें, और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शुरू से साथ चलती है, जिसको हम मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कहते हैं, फील्ड मार्शल कह लें। ये सारे मिल के काम कर रहे हैं, कोई सिमत अलग नहीं है पाकिस्तान की, जिसके नतीजे में यहाँ पे तो बदखा पाकिस्तान के बारे में अंदर भी बकवास करते हैं, बाहर भी करते हैं, लेकिन दुनिया मोतरफ हो रही है और ईरान खास तौर पे हो रहा है, हमसे बात कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, गल्फ कंट्रीज कर रहे हैं। और अब जो ट्रंप ने कही है बात, क्योंकि ट्रंप की बात को मैं इसलिए नहीं कर रहा, लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र सब ने मिलकर किरदार अदा किया, लेकिन वो चूंकि गुफ्तगू के बड़े बोले बहुत हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर मुआहदा हो गया तो हम ईरान का यूरेनियम जो है अफजूदा वो हम इस्तेमाल करेंगे, आगे से आगे चले जाएंगे। साथ कह दिया कि जनाब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो मुआहदा है हम कर सकेंगे, लेकिन हम करने की, और इसराइल से भी हमारी बातचीत हो गई भी है। बहरहाल इसके पसे पर्दा पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया है हर लिहाज से, दिफाई और सिफारती लिहाज से, क्योंकि इस खित्ते में जो भी जंग हो रही है, अगर कोई इक्तिसादी तौर पे मजबूत मुल्क भी हैं तो वो
अपने सरमाए सब कुछ चला रहे हैं, तो पाकिस्तान तो इक्तिसादी तौर पे बड़ा मुश्किल में है ना। कोई यहाँ पे कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही, बल्कि एक एक चीज़ को संभाल के चला रहे हैं। जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी चीज़ों पे, जो हम बात करेंगे अगले मरहले में भी, बचत करने की कोशिश कर रही है, वहाँ असल मसला उससे बचना है जो इक्तिसादी बहरान हमारे तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका हुआ है हकीकी मानों में, कि किस तरीके से हम बच सकते हैं। क्योंकि गल्फ की ये आज की खबर आई है, तो कारोबारी लिहाज से तो बेहतरीन खबर होगी ना कि अमेरिका में दिन निकला और अगले 5 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि ये एक किस्म की जंगबंदी अनाउंस की है अमेरिका ने। लेकिन ईरान ने तो बड़ा ठोक ठाक के जवाब दिया था कि हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। गल्फ में जहां जहां अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, या अगर हमारे पावर प्लांट जाएंगे और पानी के साफ करने के प्लांट जाएंगे, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो सरासिमगी तो हर तरफ फैल गई ना, उससे यूरोप में भी फैली है कि होगा क्या, जापान में भी होगा। तो एक अच्छी खबर आज के दिन में इस सेंस में मिली कि ट्रंप ने अपना अल्टीमेटम जो दिया हुआ था, और हम सारे, हमारे यहाँ भी लोग सोशल मीडिया पे काउंटडाउन शुरू कर चुके हुए थे, इतने घंटे रह गए, इतने मिनट रह गए, कि क्या करेगा ट्रंप। भाई वो तो अब ईरान उनके साथ क्या कर रहा है, वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो सारी दुनिया ने देख लिया है। इसराइल को जो हजीमत उठानी पड़ रही है कि कितने कितनी किस्म के लेयर उन्होंने लगाए हुए थे कि जनाब हमारे तो दिफा में मौजूद है और हर मिसाइल वहां गिरता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो ईरान का भी तबाह हुआ है ना। वो ठीक है, जब जाहिर है उनके ऊपर तंग आमद, जंग आमद, एक जंग उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, तो उन्होंने तो उसको लड़ना है। लेकिन जो दोस्त होते हैं, भाई खा होते हैं, उनका यही काम है जो पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में अदा कर रहा है कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। और वो जंग बंदी इस तरह नहीं, बिल्कुल ईरान की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो वो कह रहा है कि भाई हम पे हमला किया तो इसका तावान कौन देगा, जो हमारा तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। तो अब वो बातचीत जो ट्रंप कह रहे हैं, अगर अल्लाह करे कि वो शाम तक इससे, वो हमारे भी यहाँ एक यूटर्न खान थे, ये भी वही कुछ ही है, इसका कोई पता नहीं है ये कब क्या बात कर जाए। अल्लाह करे कि इस पे पायदार रहे 5 दिन के लिए भी। और जो ममालिक लगे हुए इस काम के लिए, यूरोप अब पूरा आया हुआ है, उनकी सबकी अपनी ऐसी तैसी फिरी हुई है कि होगा क्या इसके बाद अगर ये जंग और फैलती है, तो ये संभाल लें तो बहुत अच्छी बात हो। जी खालिद कयूम साहब, संभाल लें अच्छी बात है, संभलता हुआ मामला नजर आ रहा है। अब अमरीकी सदर की जो मजबूरी है, ज़ाहिर है अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले दामाद की बात हुई, अब वो ईरान पर डाल के शायद वो पीछे हटना चाह रहे हैं। देखिए, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर ये आज के दिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो है, उनका जो ऐलान है, जिसको आमिर लियास राना साहब जो हैं वो यूटर्न का भी हवाला दे रहे थे, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये पूरी दुनिया के लिए पेशरफ्त है, इस खित्ते के लिए पेशरफ्त है, और ख़ास तौर पर इस खित्ते में पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया की मेशतों को अपनी लपेट में ले लिया था। और मैं समझता हूँ कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अनाउंसमेंट किया है, ऐलान किया है 5 रोज़ के लिए जो मौखर किए हैं हमले, ये भी शायद जो है जो ये दबाव था बहरान का, तवानाई के बहरान का, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर दबाव था, जो अमेरिका के अंदर दबाव था, अमेरिका के बाहर दबाव था, जो यूरोप में दबाव था, जो गल्फ़ और इस पूरे खित्ते के अंदर दबाव था, उसका भी जो है वो उस दबाव के नतीजे में भी आप कह सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इक़दाम उठाया है। इसकी एक बैकग्राउंड में वजह ये भी है कि अब चीन और ख़ास तौर पर रूस जो हैं वो भी नज़र आ रहा था कि वो अब ईरान के साथ जो हैं वो खड़े नज़र आ रहे हैं। और इस तरह जो ईरान की इस हवाले से, इन दोनों ममालिक के हवाले से सपोर्ट थी, ये भी मैं समझता हूँ कि इस हवाले से, इस पेशरफ्त में ये भी शामिल है। और इसमें ख़ास तौर पर देखिए कि सारी सूरत हाल के अंदर एक बार फिर जिस तरह पाक भारत जंग के बाद ज़िल्लत अमेर जो भारत की शिकस्त थी, उसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को दफाई महाज पर शिकस्त दी, बल्कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जो है वो सफारतकारी के बैनुल-अक़वामी सतह पर महाज पर भी जो है वो भारत को शिकस्त दी। और इस तरह एक बार पहले जो पिछली जंग थी ईरान की इसराइल की, उसमें भी पाकिस्तान ने एक बड़ा जो है हमारे वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने ख़ास तौर पर एक किरदार अदा किया था, सफारतकारी की थी। और अब इस जंग के अंदर भी जिस पूरी दुनिया
जो है वो परेशानी का शिकार थी। और हमारा खिता ख़ास तौर पर देखिए, पाकिस्तान जंग के असरात सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया पर तो पड़ रहे थे, बिल्कुल, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी तरफ हो रहा था, क्योंकि हमारी जो मेशत है, पाकिस्तान की जो मेशत है, अब वो तो पहले ही जो है वो मुआशी तौर पर हम जो है वो दबाव का शिकार थे। और दूसरा, हमारी सारी मेशत जो है वो गल्फ के साथ जुड़ी हुई थी, वो मशरक़ वुस्ता के साथ जुड़ी हुई थी। तो इस जंग के जो असरात थे उससे पाकिस्तान भी मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा था। और देखिए कि इस जंग बंदी का, ये आर्जी जंग बंदी आप समझे, इसका असर देखें जी, कि जिस तरह जंग के बाद ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस में एक जंप आया था, उसी तरह आज इस ऐलान के साथ ही जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं उनमें 13.5% जो है एक बहुत बड़ा एक डिक्रीज जो है, एक कमी जो है अब वाक़या हुई है, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया की मेशतों को, आलमी इकानमी को जो है अब वो हिलाकर जो है वो रख दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए और इस खित्ते के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए आज ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इलियास साहब, लेकिन ये अमेरिका की जानब से सुबह जो टाइम दिया था 48 घंटे का, तो वो सुबह 4 बजे ख़त्म हो रहा था, 4:30 बजे से बल्कि 4:45 बजे तक ये टाइम था। तो उस अल्टीमेटम को देखें, उसका टाइम काउंट डाउन हो रहा था। तो ये था, तो ईरान की जानब से भरपूर तरीके से जिस तरह का जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि जो इत्तेहादी ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, तो उनके साथ जो भी है, अगर इनके पावर सेक्टर को करते हैं या पानी के इस तरह ज़खायर वगैरह को, तो इस तरह या ऑयल डिपोज़ पर इस तरह करते हैं, तो फिर ईरान के पास भी यही है कि जो इत्तेहादी हैं ममालिक, उन पर भी वो उसी तरह हमला करेगा और कोशिश नहीं। तो आप देखें, इत्तेहादी ममालिक तो पहले इतने प्रेशर में हैं जंग की वजह से, तो ज़ाहिर है अमेरिका पर बहुत प्रेशर था। अब इन्हीं ममालिक ने, अरब ममालिक से वो पैसे लेके गया था, ये इन्वेस्टमेंट लेके जब नया मुंतखब हुआ तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट इन्हीं ममालिक से लेके गया था। और जो वादा हुआ था कि 1500 अरब डॉलर तक की, यानी कि 15,000 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट उधर होगी, तो वो क्या कहते हैं, बिलियन रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब वो अगर वो नहीं करते तो वो क्या करेगा, तो सारे अमेरिका के लिए तो नुकसान है। तो जाहिर है अमेरिका के लिए प्रेशर है, इस वक्त समझने का है, उसको मुल्क के अंदर से भी एक प्रेशर है उस पर कि अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा, सारा उसके लिए मसला होगा। उसकी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी सारी, बल्कि दुनिया भर की इकॉनमी आप देख लें, हमसाये ममालिक में तो गैस वगैरह सारे बड़े बुरे हालात हैं, जो भी सिचुएशन है। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ फिर भी है, अगर कीमतें बढ़ी हैं लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है बिगड़ती जा रही मज़ीद, तो आने वाले वक्तों में तो ज़ाहिर है उसको पता है कि अगर ये अब हुआ तो अब ईंट से ईंट बजेगी, क्योंकि अमेरिका के पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ जंग है। तो वो जंग भरपूर तरीके से लड़ेगा, आगे इतने दिन भी हो गए तो उसके लिए। तो इसी तरह जो देख लें आप, उनको जो अरब खलीज ममालिक हैं उनको भी कितना लॉसेस हो गए, उनके जो सही एयरलाइंस इंडस्ट्री, उसके बाद जो क्या कहते हैं बैंक्स, फॉरेन बैंक्स उधर से जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो जो सारी सूरत हाल है, जो उनकी जो इंडस्ट्री है वो सैर व तफरी वगैरह के लिए, तो जो 60 करोड़ का डॉलर का रोज़ का नुकसान जो सारी सूरत हाल है, इसी तरह जो दीगर पाकिस्तान को भी रिमिटेंस आने का, उधर से लोग भेजने के सारे जो मसले हैं, तो ये देखें उसके अमेरिका को प्रेशर है। अमेरिका के पास असला भी इतना नहीं है कि अब दोबारा लेके आना पड़ेगा उसको, दोबारा इसको करना पड़ेगा। तहादी माहौल आप देखें, उसके जो रडार थे वो तक उड़ा दिए कतर में, और जो जनूबी कोरिया से लेके, जो उधर से साउथ कोरिया से लेके आए थे, तो वो भी उनका उसका मसला पैदा कर दिया। तो ईरान की जानब से भरपूर तरीके से जो रात जो हमला हुआ उस पर भी एक इस पर आया, इसराइल पर एक बहुत प्रेशर आया। तो जाहिर है, तो जो मर्जी ट्रंप के, लेकिन ईरान ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि जी हम जंग, हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई। लेकिन इसमें जो भी कहा जाए, पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है खित्ते में अमन लाने के लिए, और इसको सराहना चाहिए कि पाकिस्तान बेहतर अंदाज में काम कर रहा है। सही जी। शाहिद अमीर साहब, अब वो कह रहे हैं तफसीली तामीरी बातचीत जो है वो पूरा हफ्ता जारी रहेगी, तो क्या निकलेगा इस बातचीत में?
देखिए, जो सूरत हाल है वो ये है कि जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका का ये ख्याल था कि जिस तरह उन्होंने इराक में कार्रवाई की थी, लीबिया में की थी, या हाल ही में जो वेनेजुएला में हमें जो कुछ देखने को मिला, उनका ख्याल ये था कि वो ईरान की लीडरशिप को जब हिट करेंगे तो उसके बाद जो उनका एक सिस्टम है, जो एक उनका मरकजी सिस्टम है, जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, वो स्कैटर्ड हो जाएगा और फिर जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो अटैक्स होंगे तो उसके नतीजे में उनके लिए बड़ा एक उनके लिए सहूलत हो जाएगी कि वहाँ पे रजीम को चेंज करें और फिर अपने जो भी अपना मनपसंद रजीम लेके आएँ। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से रेजिस्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने ईरान ने न सिर्फ ये कि इसराइल को अटैक किया बल्कि साथ में जो अरब ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिका के मफादात वहाँ पे मौजूद हैं और फिर अरब ममालिक कि जो दिफाई लाइन है वो उनके लिए अमेरिका वहाँ पे मौजूद है, तो वो ईरान ने उन्हें ये साबित किया कि अगर हम अमेरिका तक नहीं पहुँच सकते तो हम आपको यहाँ पर हिट करेंगे और हिट करके दिखाया। फिर साथ साथ ही देखिए कि जो ऑयल का एक इशू है, ज़ाहिर है कि ईरान के अपने भी रिजर्वायर्स हैं, साथ साथ में आबनाए हुर्मुज़ जो है वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसको जब उन्होंने उस आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से मामलात बिगड़े तो उन्हें समझ आई कि ये मामलात इस तरह नहीं है। हालांकि अगर हम देखें ठीक है अभी रूस ने हिमायत का ऐलान किया गैर मशरूत, अभी तक चाइना जो है उस तरीके से पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हुआ और चाइना का कोई वो वाज़ेह सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये उन्हें समझ आ गई डोनाल्ड ट्रंप को कि ये मामलात उस तरह नहीं है कि वो अपने मन चाहे नताइज हासिल कर लेंगे या वो रातों रात जो उनका ख्याल था कि वो ईरान में चेंज लेके आ जाएंगे, मनपसंद रिजीम लेके आ जाएंगे। यही वजह है कि एक तो उनके हमें यूटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं, फिर जो बातचीत की बात की इलियास साहब ने कहा आज सुबह 4:45 बजे तक की डेडलाइन थी, वो सबको ये इंतजार था कि शायद अमेरिका कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन अब बीच में मुज़ाकरात की बात आ गई, ईरान डिनाई कर रहा है और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे बड़े मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और इसराइल जो है वो भी इसे खुश है और सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, 4-5 दिन की जो उन्होंने बात की वो टाइम गेन कर रहे हैं और वो ये कोशिश करेंगे कि इस दौरान मामलात को संभाला जा सके, क्योंकि जो उनका ख्याल था कि यूरोप भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा और एक वो अपने मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा पाएंगे, वो नहीं हो पाया। फिर इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का बड़ा मस्बत किरदार है। पाकिस्तान की आप देखिए कि ईरान ने खुद तारीफ की है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा मस्बत है। फिर पाकिस्तान जो है वो एक इस अंदाज में मामलात को लेकर चल रहा है कि जो जंगी सूरत हाल है इसका खात्मा मुमकिन हो। ये नहीं ज़ाहिर है कि जंग किसी के फ़ायदे में किसी के मफाद में नहीं है और पाकिस्तान यही कोशिश करे। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा अहम है और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर साबित किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो न सिर्फ ये कि खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो चाहता है कि अमन कायम हो और जो मामलात हैं जो बिगड़ रहे हैं वो बेहतरी की तरफ जानिब जाएं। जी फैसल साहब, वैसे अब क्या लग रहा है क्या होगा, मामलात बातचीत से हल होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि यू टर्न तो लिया वाज़े तौर पर नज़र आया, लेकिन ऑल्दो कुछ यू टर्न अच्छे भी होते हैं। अब इस वक्त जो दुनिया में एक जंग की सिचुएशन है इसको कंट्रोल होना भी ज़रूरी है, लेकिन ईरान कहता है कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत नहीं है, जबकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, एक आला हुकाम से ईरानी आला हुकाम से बातचीत हो रही है और बड़ी मुस्बत तामीरी तफसीली बातचीत जारी है। देखिए दो बातें, पहली बात तो बहरहाल ये ट्रंप का ये ऐलान दुनिया के लिए जो है ना ख्वाहिश कुछ आइंद है कि दुनिया से अगर जंग खत्म होने जा रही है, इस जंग से दुनिया में मौजूद हर इंसान जो है बिलवास्ता जो है वो मुतासिर हुआ था। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा नाकाबिल एतबार इंसान है, इसकी बात पे आप एतबार नहीं कर सकते। यही ट्रंप जो है वो 48 घंटे पहले ईरान के अंदर जो है 48 घंटे के बाद जो है बदतरीन हमलों की जो है वो धमकियां लगा रहा था और 48 घंटे के बाद ही जब उसकी धमकियों पर अमल दरामद का वक्त आया तो उसे जंग खत्म करने का या आर्थिक तौर पर जंग को रोकने का जो है वो ऐलान किया है। अभी देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ जाती है, लेकिन जो इस सारी सूरत हाल पे जो गैर मुल्क की मीडिया जो तबसरे कर रहा है वो ये बता रहा है कि ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा था जंग से निकलने का, उसने अपने लिए एक महफूज रास्ता निकाला है जंग से अपने आप को बाहर निकलने का। तो जंग में वो बुरी तरह फंस चुका था, वो ट्रैप हो गया था, उसने अपने अंदाजों पे मकसदों पे गुमान पे जो है ये जंग जीती, जो एक जितनी बड़ी जंग के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए थी वो पूरी जंग में अमेरिका की तरफ से नजर नहीं आई। फिर जंग का ये गुमान था कि दुनिया उसकी गुलाम है, वो उसके पीछे जो है वो नाचती भी चलेगी, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। दुनिया उसके सामने जो है दुनिया ने उसका साथ देने से जो है इनकार कर दिया। यूरोप का अमेरिका को मना कर देना एक बहुत बड़ी बात थी जो ट्रंप के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है वो खिलाफ तवक्का था। अगरचे ईरान इस तरह की बातचीत से जो है वो इनकार कर रहा है और वो अपने जो है मौक़िफ़ पे कायम है, लेकिन लगता ये है कि ईरान की ये जो धमकी थी
कि अगर हमारे जो तरतीबात पर हमला किया गया तो हम जो अरब ममालिक के जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है और ट्रीटमेंट प्लांट है और वाटर प्लांट है उस पर जो है हमला करेंगे। इसकी वजह से शायद जो है अरब ममालिक का भी प्रेशर किया है। ट्रम्प जो है एक तरीके से धमकियों में आ चुका है क्योंकि ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली से, अस्करी हिकमत अमली से दुनिया के सामने अपने आप को एक बहुत बड़ी जो है अस्करी पावर शो किया है। और आज के बाद, जिस जंग के बाद जो है सिर्फ मुस्लिम उम्मा नहीं बल्कि ईरान जो है पूरी दुनिया की एक अस्करी तौर पे एक भरपूर कुव्वत के तौर पे जो है वो सामने आ गया है। लेकिन बहरहाल क्योंकि ट्रम्प एक नाकाबिल एतबार इंसान है, बिल्कुल इसकी बात पे एतबार करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत में एक अच्छी खबर दुनिया की तरफ से आ रही है। अगरचे अभी तक पाकिस्तानी हुकाम खबर को कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन आलमी मीडिया ये बात बता रहा है कि जंग की बंदिश में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने भी जो है वो एक अहम किरदार अदा किया है। अगर ये बात दुरुस्त है तो पाकिस्तान की एक आलमी सतह पे जो है एक दफा फिर जो है गैर मामूली अहमियत जो है वो वाज़ेह हो गई है। और बाज़ अनासिर जो इस जंग के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर है कि जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो भी जो है अपनी मौत आप जो है इसी पाकिस्तान की हिकमत अमली के बाद, पाकिस्तान की दानिशमंदी के बाद जो है तो ये दम तोड़ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी इशू को पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे, खासतौर पर तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। हम ये बात करने जा रहे हैं क्या ये फैसले सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहेंगे या वाकई आम आदमी को बोझ से गवर्नमेंट बचा पाएगी। राय ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप की वॉर गेम का खमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। आलमी सतह पर बढ़ते तवानाई बहरान के साए गहरे हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने हंगामी बुनियादों पर बड़े फैसले किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पहले हाई ऑक्टेन पर लेवी 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की गई और अब सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने साफ साफ अल्फाज में ख़बरदार किया है कि इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासिर कर सकते हैं। हुकूमत ने अब तक 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया ताकि आम आदमी को रिलीफ दिया जा सके। शाहिद हमीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जो बड़े फैसले तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत के सामने आ रहे हैं, क्या ये कागज़ों तक महदूद रहेंगे या वाकई आम आदमी को बोझ से बचाया जा सकेगा? शाहिद हमीद साहब। जी देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि इन्होंने 3-4 वर्किंग डेज कर दी हफ्ते में, ठीक है। उसमें आपने एनर्जी को जो तवानाई है या जो फ्यूल है उसे बचाने की कोशिश की है, अखराजात में कमी लाने की कोशिश की है। फिर साथ साथ जो आपने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डालने पे पाबंदी लगाई या इसमें जो हाई ऑक्टेन की कीमतों में इजाफा किया, ये तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फैसले किए गए हैं गाड़ियों के इस्तेमाल के कि 50 या 60% गाड़ियाँ जो हैं सरकारी वो ग्राउंड कर दी जाएंगी, क्या हकीकतन ऐसा है? क्योंकि असल सवाल यही है, आप इसकी चेकिंग की जिम्मेदारी आपने किसे दी है? क्या आपने एसी या डीसी को दी है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दी है? तो वही ब्यूरोक्रेसी जो है वो वहाँ पे बैठी हुई है। ग्रेड 19 या 20 या किस का ऑफिसर अगर वायलेशन करते हैं तो उसे कौन रोकेगा? और क्या जो मिनिस्टर हजरात हैं, क्या जो वज़ीर आला साहब हैं, क्या जो गवर्नर साहब हैं, क्या उनके स्क्वाड्स जो हैं उनमें कमी लाई गई है? क्या उनकी गाड़ियों की तादाद में कमी आई है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा इशू ये है कि फैसले कर लिए जाते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पाती, और जो वायलेशन है वो लोग ही करते हैं कि जो फैसले कर रहे होते हैं बैठ के। तो मेरे ख्याल में हकीकतन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है तभी हो सकती है कि जब वज़ीर आला साहब और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ACS है, हमारे यहाँ 3 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो अगर इम्प्लीमेंट करें इस फैसले को और अपने आप पर अप्लाई करें तो मेरे ख्याल में इस फैसले का हकीकतन जो है समरात हासिल किए जा सकते हैं। जी आमिर साहब। देखें, जब आप कर रहे हैं कि 69 अरब रुपए की गवर्नमेंट ने बोझ लिया तो 9 अरब बचत होती है ना हाई ऑक्टेन में। 60% गाड़ियां आपने खड़ी कर दी हैं। IB को थर्ड पार्टी के तौर पे इनकी एवेल्युएशन पे और चेकिंग पे लगाया, मॉनिटरिंग के लिए, जो हर जिले में मौजूद है। मेरे ख्याल में ये भी एक मस्बत काम है कि वो फवाद असदुल्ला की सरबराही में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी में भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी उनका एक टेस्ट है कि वो रिपोर्ट देंगे। जब गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल बंद किया है, ये जो हाई ऑक्टेन पे 200 रुपये लगा है, मेरे ख्याल में ये वो पहला कदम है जो
बाअसर लोगों के ऊपर टैक्सेशन की तरफ जा रहा है। सही। ये हुकूमत के अंदर भी और बाअसर लोगों पे मजीद इकदाम होने चाहिए। एक्चुअली ये है ना कि 25 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख जो लोग हैं इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें ज्यादा अक्सरियत आपको पता है वो हमारी आपकी तनख्वाहों से, यानी तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया जाता है। ये जो ताजिर हजरात माशाल्लाह इस वक्त आखिरी अशरे में उम्रे पे करके गए हैं या सैर सपाटे पे फैमिलियों में जाते हैं, जितनी चोरी इनकम टैक्स की इनकी तरफ से होती है, ये अगर दे दें पूरे टैक्स तो पाकिस्तान का काफी, क्योंकि ये हम सिर्फ हुकूमत से तवक्को करते हैं। हमें सबको मिनासुल कौम हिस्सा डालना चाहिए, कौमी बचत में भी और कौम के अंदर टैक्सेशन के अंदर भी। मतलब हम बहाने करते हैं हुकूमत क्या देती है नहीं करती है, लेकिन क्या हम अपने एक जिम्मेदार शहरी होने का भी सबूत देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। अभी मैं बखर गया हूं मोटरवे पे, तो बहरहाल 100 किलोमीटर की वजह से मेरी गाड़ी ने बड़ी अच्छी फ्यूल कंजम्पशन दी है, उसकी तादाद बड़ी है, किलोमीटरों के हिसाब से ओवरऑल लोगों का एक रुझान आया है। आप और हम सब मिलके काम करेंगे तो मेरा ख्याल में कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें सबको बचत की तरफ जाना है। ये एनर्जी क्राइसिस किसी एक बंदे का नहीं है, तो ये सबको आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए भी कर लेना चाहिए। जी फैसल साहब, ये जो हाई ऑक्टेन के बारे में कहना है कि सिर्फ अमीरों की गाड़ी में डलता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। हाई ऑक्टेन तो जो है जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां हैं या जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो होता है। बहरहाल ये सिर्फ अमीरों की गाड़ी में निकलता, 9 अरब की बचत के लिए कोई ये पैसे नहीं बढ़ाने चाहिए थे। सिर्फ किसी न किसी हिसाब पे मिडिल क्लास लोग भी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। जहाँ तक किफायत शहरी मुहिम का ताल्लुक है, किफायत शहरी मुहिम को जंग से जो है मशरूत नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जो अशराफिया के जो जिस तरह वो वसाइल को लूटती है, तो किफायत शहरी मुहिम को तो एक मुस्तकिल बुनियादों पर एक पॉलिसी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। ये आर्जी इकदाम से या किसी आलमी वाक़े की बुनियाद पर जो है कुछ फैसले करने से तो आप जो है मुल्की मामलात को या माशी सूरत-ए-हाल को जो है वो बेहतर नहीं कर सकते। जहाँ तक आमिर साहब का कहना है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो इस मुल्क का कारोबारी तबका है वो टैक्स चोरी में उसको जो है वो कमाल मिलता हासिल है। आपने सारा बोझ जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर डाल दिया, जब तक कारोबारी तबके को सिर्फ टैक्स नेट में लाना मसला नहीं है। टैक्स रेट में उनसे टैक्स कलेक्शन जो है वो असल इशू है। आप उनको कानून के मुताबिक जब उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ये हुकूमत का जो है वो सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये मौजूदा हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, ये सब लोग इसमें जो है वो नाकाम रहे। टैक्स चोरों के पास जो है टैक्स चोरी करने का जो तरीकेकार है वो टैक्स जमा करने वालों से ज्यादा जो है वो ताकतवर है। उस तरीकेकार को आपने कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए जो है वो आपने इक़दाम करने पड़ेंगे। जब तक वो आप इक़दाम नहीं उठाएंगे उसका नतीजा नहीं निकल सकता। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो टैक्स चोरों के जो कारोबार हैं उनके जो रहनुमा है वो आपके ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं, वो उनको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब पॉलिसी साजी में जो है जो चोरों के नुमाइंदे आ जाएंगे तो फिर तो यही होना है जो इस मुल्क के अंदर हो। ठीक, चलें क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, आम आदमी को बोझ से बचा पाएंगे हुकूमती इक़दाम? देखिए, हुकूमती इक़दाम की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आर्जी जंग बंदी का ऐलान किया गया है, इसके नतीजे में यकीनन जो है वो बहरान जो है, मालियाती बहरान, ख़ास तौर पर ऑयल क्राइसिस जो है, एनर्जी क्राइसिस जो है, इससे जो हमारी मेशत पर, पाकिस्तान की इकानमी पर और हुकूमत पर जो दबाव आ रहा था और पाकिस्तान के अवाम पर जो दबाव आ रहा था, उससे यकीनन जो है वो उसमें कमी वाक़ होगी और इससे मामला जो हैं आगे चलकर बेहतर हो सकते हैं। और ये जो हुकूमत की सतह पर इक़दाम किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छी एक सूरत हाल में मैनेजमेंट हुकूमत की तरफ से सामने आई कि जिसके नतीजे में जो बोझ है वो हुकूमत ने बड़ी हद तक जो है वो खुद बर्दाश्त किया है। हमारा जो ADP है वहाँ से फंड जो हैं वो इस तरफ मुंतकिल किए गए हैं। वरना अगर देखिए, हमारे वज़ीर दाखिला फरमा रहे थे कि अगर जो ऑयल प्राइसेस हैं, असल उनकी कीमत जो बनती है, ख़ास तौर पर पेट्रोल जो है, डीजल की कीमत जो है वो 512 रुपये फ़ी लीटर बनती है, लेकिन हुकूमत ने 512 तक उसका जो इजाफा है वो नहीं किया। और इस हवाले से जो सब्सिडी है अब वो हुकूमत की तरफ से इस हवाले से दी गई है और अच्छी मैनेजमेंट की गई है। लेकिन ये जो बचत के हवाले से ये जो इकदाम हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने इख्तियार किया है, मैं समझता हूँ ये तो एक मुस्तकिल तौर पर ये सिलसिला जो है ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों में होना चाहिए और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक जी, इलियास साहब।
देखिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया कि फायशारी ऑस्टेरिटी मेजर्स वगैरह ले लें, लेकिन उस पर यह है कि हर डिपार्टमेंट्स की जानब से ये देखें ना, कई वज़रा हैं उनके 3-3 गाड़ियाँ उन्होंने डिपार्टमेंट्स की यूज़ करते हैं, और बल्कि एक लंबी लाइन लगी सेक्रेटरीज वगैरह के। तो ये चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए कि इनसे गाड़ियाँ लेके इनका पेट्रोल आदा कर रहे हैं, तो इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाद खामोशी हो गई, काम उसी तरह चल रहा है। तो ये इसको इंश्योर करना होगा कि ये पैसे वगैरह हैं जो हैं इसमें बचत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, इस पर अमल दरामद कराया जाए, इसको दिखाया जाए कि आवाम को पता चले कि जी ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं हो रहा है बल्कि इस पर अमल दरामद हो रहा है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही, लेकिन जो कर रही हाई ऑक्टेन कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो आम लोग हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसकी कीमत में इजाफा नहीं किया, हाई ऑक्टेन में किया। तो इसमें वो करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि एक सब्सिडी दी, लेकिन आवाम को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। इसको कैलकुलेशन वगैरह कि गवर्नमेंट के अपने हैं कि उनको कितने रिजर्व मेंटेन करती हैं, उसकी प्राइस वगैरह को सारा मेंटेन करके, क्योंकि प्राइस जब बड़ी थी वो उसके पास इनके पास ज़ख़ीरा तो पड़ा हुआ था 24-25 दिन का, तो आवाम को वो भी देना चाहिए था, एक कुशन आवाम को रिलीफ देना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल सीधी तरह ईमानदारी से लोगों को रिलीफ दे। ये इस तरह करने से बिल्कुल हमें भी पता है कि कीमत बढ़ी है, मुल्क को इस वक्त कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अवाम को वो जो पहले टैक्स दे रहे हैं उनको मजीद कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। चलें ठीक है जी। क्या हुकूमती इक़दाम आम आदमी को बोझ से बचा पाएंगे और तवानाई बहरान को हुकूमत कैसे मैनेज कर पाएगी? राय आपने एक्सपर्ट्स की जान लिया, वक्त ख़त्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए। अल्लाह।